आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम गुणसूत्र पढ़ रहे थे। पीछे के हमने दो भागों में, भाग 1 और भाग 2 में गुणसूत्र का परिचय, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के प्रकार, सेंट्रोमियर की स्थिति और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर और उसके बाद गुणसूत्र के कार्य के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आज इस वीडियो में भाग 3 में हम कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं विशेष गुणसूत्र हैं क्या। विशेष गुणसूत्र कुछ विशेष चरणों में कोशिकाओं में बड़े आकार के केंद्रक पाए जाते हैं। चूंकि इन केंद्रक के भीतर बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं, जिसके वजह से केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है। सामान्यतः क्रोमोसोम गुणसूत्र इंटरफेज के दौरान विसंघनित हो जाते हैं। दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज होती है और कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, सेल डिवीजन की अवस्था होती है। तो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र संघनित होते हैं, जबकि इंटरफेज के दौरान गुणसूत्र विसंघनित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे लोअर वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले लैंप ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन गुणसूत्र, जो कि इंसेक्ट्स में, कीड़ों में पाए जाते हैं। यह आकार में सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा 100 से 200 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें विशाल गुणसूत्र, जायंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। कोशिकाओं में दो प्रकार के विशेष गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला है पॉलीटीन गुणसूत्र और दूसरा है लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं कि पॉलीटीन गुणसूत्र है क्या। यह गुणसूत्र सबसे पहले डिप्टेरॉन कीड़ों के चिरेनोमस लार्वा में पाया गया। डिप्टेरॉन क्या है? डिप्टेरॉन फलों में लगने वाली एक प्रकार की मक्खी होती है, जो कि आर्थ्रोपोड संघ की है। तो इसके चिरेनोमस लार्वा के लार ग्रंथियों में सबसे पहले पॉलीटीन गुणसूत्र को देखा गया। इस वजह से पॉलीटीन गुणसूत्र को हम ग्रंथि गुणसूत्र या ग्रंथि क्रोमोसोम भी, ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसे सबसे पहले ईजी बल्बियानी द्वारा देखा गया था सन 1881 में। सन 1881 में ईजी बल्बियानी द्वारा पॉलीटीन गुणसूत्र को डिप्टेरॉन कीड़ों के चिरेनोमस लार्वा की लार ग्रंथियों में देखा गया था। वर्तमान नाम इसका पॉलीटीन का सुझाव सबसे पहले कोल्लार ने उनमें कई क्रोमोनिमेटा की उपस्थिति के कारण दिया था। क्रोमोनिमेटा क्या है, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिका बिना कोशिका विभाजन के डीएनए का कई बार प्रतिकृतियन होता है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में बिना कोशिका विभाजन के, बिना सेल डिवीजन के डीएनए का कई बार रिप्लिकेशन हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए की संख्या कोशिका में बढ़ जाती है और ये डीएनए कुंडलित होकर के इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। यह जो विशेष कोशिकाओं में डीएनए का कई बार जो प्रतिकृतियन होता है, यह प्रक्रिया अंतः अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है, जिससे कि इन गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यह गुणसूत्र सामान्यतः 100 से 200 गुना बड़े होते हैं आकार में सामान्य गुणसूत्रों की तुलना। अब हम पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना को देख लेते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र दो तरह के बैंड प्रदर्शित करता है। पहला एक मोटा और गाढ़ा बैंड, जिसे हम डार्क बैंड कहते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। इसमें डार्क बैंड में अधिक संख्या में गुणसूत्र होता है और आरएनए व कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, जबकि दूसरा जो कि हल्का होता है, पतला होता है, जिसमें आरएनए और एसिडिक प्रोटीन की मात्रा होती है। हमारे सामने चित्र में दिया गया है, देखिए, ये मोटा वाला जो बैंड दिखाई दे रहा है, ये डार्क बैंड है, जिसे हम बैंड कहते हैं, और ये पतला वाला बैंड, जिसे हम इंटर बैंड कहते हैं या लाइट बैंड कहते हैं, यह आकार में
पतला होता है संरचना में, हल्का होता है रंग में, इसे हम इंटरबैंड कहते हैं। यह बैंड आगे बढ़कर अक्ष पे समकोण के ऊपर फैल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैंड हमें फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से लूप बनाते हैं जहां पे बल्बियानी रिंग बनती है। अभी बल्बियानी रिंग क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समकोण पे फैल जाता है, फूल जाता है और इसकी संरचना बड़ी हो जाती है। इस उठे हुए स्ट्रक्चर को हम पफ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम पफ। और इस उभरे हुए सतह पर डीएनए की अधिक मात्रा होती है और यह बड़ा होने के कारण यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण भी होता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरबैंड है इस पतली संरचना पे, ये देखिए गाढ़ा संरचना है यहाँ पे, इसे हम डार्क बैंड कह रहे हैं। और ये क्रोमोनिमेटा है। क्रोमोनिमेटा क्या है? क्रोमोनिमेटा ही डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी संरचना है जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये इंटरबैंड है और ये डार्क बैंड है और इसके बीच में क्रोमोनिमेटा है। ये क्रोमोनिमेटा फूलकर क्रोमोसोम पफ बनाती है। क्रोमोसोम पफ पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। और ये क्रोमोनिमेटा कई बार जो है कुंडलित होकर के एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, रिंग जैसी संरचना बनाती है जिसे हम बल्बियानी रिंग कहते हैं। ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये क्रोमोनिमेटा कई बार चक्कर घूर्णन बना के यहाँ पे लूप बना रही है। इस लूप को, इस कुंडल को हम बल्बियानी रिंग कहते हैं। इस रिंग को बल्बियानी रिंग कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं थियरी के बारे में। क्या है? पॉलीटीन गुणसूत्र दो तरह के बैंड प्रदर्शित करता है। पहला गाढ़ा बैंड, डार्क बैंड, जिसे हम बैंड, व दूसरा हल्का व लाइट बैंड, जिसे हम इंटर बैंड कहते हैं। डार्क बैंड में अधिक मात्रा में डीएनए और कुछ मात्रा में आरएनए व प्रोटीन होता है, जबकि इंटर बैंड में कुछ मात्रा में आरएनए व एसिडिक प्रोटीन होता है। पॉलीटीन गुणसूत्र के बैंड बड़े होकर के मुख्य अक्ष पर समकोण पर फैल जाते हैं। हमने संरचना बनाया था, देख ले संरचना में देख लीजिए, इस तरह से कुछ फूल जाता है। इस तरह से बैंड समकोण पे जाकर के फूल जाते हैं, तो इसे हम पफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पफ कहते हैं। ठीक है। तो पॉलीटीन गुणसूत्र के बैंड बड़े होकर के मुख्य अक्ष पर समकोण पर फैल जाते हैं। इस तरह के बने बड़े बैंड को हम पफ कहते हैं। ये पफ सभी प्रकार के आरएनए के निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। हम बल्बियानी रिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो बल्बियानी रिंग क्या है? कुछ निश्चित स्थानों पर पॉलीटीन गुणसूत्र का क्रोमोनिमेटा कुछ संख्या में कुंडलित होकर के लूप्स बना करके बल्बियानी रिंग बनाते हैं, लूप बनाते हैं, जिन्हें हम बल्बियानी रिंग कहते हैं। जैसे ही हम संरचना में ऊपर देख रहे हैं कि इसका क्रोमोनिमेटा कई लूप बना रहा है, इसे कुंडलित होकर के लूप बना रहा है और इन लूप को हम बल्बियानी रिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम पॉलीटीन गुणसूत्र के कार्य के बारे में देखेंगे, उसके बाद लैम्प ब्रश गुण क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा देख लेते हैं क्रोमोनिमेटा का कुंडलन व अधिकुंडलन। क्रोमोनिमेटा जो है कुंडलन व अधिकुंडलन की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र जो है मोटा हो जाता है और आकार में बड़ा हो जाता है, जिससे हम इस गुणसूत्र को जायंट क्रोमोसोम या विशाल गुणसूत्र भी कहते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में देखेंगे। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है? हमने ऊपर बात किया क्या है पॉलीटीन गुणसूत्र, कि डिप्टेरान कीड़ों में पाए जा के चिरोनोमस लार्वा में की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले ऐसे गुणसूत्र जो आकार में बड़े होते हैं। ये गुणसूत्र सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखे जा सकते हैं। सामान्य गुणसूत्र जो होते हैं वो इंटरफेज के दौरान कोशिकाओं में दो अवस्था होती है, हमने ऊपर बात किया, इंटरफेज और सेल डिवीजन की अवस्था। तो इंटरफेज में सामान्य गुणसूत्र विसंघनित रहते हैं, केंद्रक में फैले रहते हैं। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये
कुंडलित होकर के, संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, जबकि पॉलीटीन गुणसूत्र व लैंप ब्रश गुणसूत्र के केस में ऐसा नहीं होता है। आइए हम पॉलीटीन गुणसूत्र के फंक्शन को देख लेते हैं। पॉलीटीन ऊतकों में, अंगों में और अन्य विकासात्मक चरणों में उत्पन्न होता है जब किसी अंगों को तेजी से विकास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है, जब किसी ऊतकों में तीव्र विकास करने की आवश्यकता होती है, तब ऐसे ऊतकों में, ऐसे अंगों में पॉलीटीन गुणसूत्र की मौजूदगी होती है, पॉलीटीन गुणसूत्र का निर्माण होता है। पॉलीटीन गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जिससे जिस केंद्रक में यह पाया जाएगा उस केंद्रक का आकार बढ़ जाएगा और उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें पॉलीटीन गुणसूत्र या विशाल गुणसूत्र हम कह ले पाया जाता है, उन कोशिकाओं के केंद्रक का आकार व आमाप और आयतन बड़ा होता है सामान्य कोशिकाओं की तुलना में। पॉलीटीन गुणसूत्र युक्त कोशिकाओं वाले अंग में, पॉलीटीन गुणसूत्र से युक्त कोशिकाओं वाले अंग में यह तीव्र विकास के लिए गहन श्रावण करता है। ग्रहण श्रावण का क्या अर्थ हुआ कि इसमें सिक्रीशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अंगों में तीव्र विकास की आवश्यकता होती है, इस वजह से पॉलीटीन गुणसूत्र उसमें श्रावण करता है अलग अलग पदार्थों का, प्रोटीन्स का, आरएनए का, क्योंकि आरएनए प्रोटीन्स इन लूपों पे इनका निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण प्रतिलेखन के द्वारा होता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, और फिर आरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आप लोग पीछे वीडियो में पढ़े होंगे। और तीसरा इसका मुख्य कार्य क्या है? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब हम लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या है? तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम लोअर वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट में पाए जाने वाली गुणसूत्र की संरचना है, जो आकार में लगभग 200 गुना बड़ी होती है। लैंप ब्रश गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र से भी संरचना में बड़े होते हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम को सबसे पहले 1882 में फ्लेमिंग ने सैलामेंडर के अंडों में देखा था। सैलामेंडर एक उभयचर जीव है। तो सैलामेंडर के अंडों में सबसे पहले 1882 में फ्लेमिंग ने लैंप ब्रश क्रोमोसोम को देखा था, जबकि रुकर्ट ने शार्क के अंडों की कोशिकाओं में लैंप ब्रश गुणसूत्र को देखा और इसकी संरचना के आधार पर इसे लैंप ब्रश नाम दिया। चूंकि यह लैंप साफ करने वाले, लालटेन साफ करने वाले ब्रश की आकार की होते हैं, इस वजह से इसे लैंप ब्रश क्रोमोसोम का नाम दिया गया। लैंप ब्रश गुणसूत्र दो समजात क्रोमेटिड्स के जोड़ों से मिलकर बनते हैं। दो समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स के जोड़ों से मिलकर बनते हैं। ये एक जोड़ा हुआ और ये दूसरा जोड़ा, और इसमें दो समजात क्रोमेटिड्स होते हैं। यह मुख्य अक्ष में कणिकाओं की एक पंक्ति होती है। इस पंक्ति को हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, और इस पंक्ति से ही इनमें लूप का निर्माण होता है, जिसे हम क्रोमेटिन लूप कहते हैं। क्रोमोमियर एक कणिकाएं युक्त संरचना है जो कि एक पंक्ति के रूप में होती है, जिनसे लूप का निर्माण होता है। इन लूप को हम क्रोमेटिन लूप कहते हैं। ये कणिकाएं, जिसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, ये अच्छी फाइबर के द्वारा बंधे हुए होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि ये क्रोमोमियर्स जो होते हैं, ये अच्छी फाइबर से बंधे हुए होते हैं, और ये क्रोमोमियर्स क्रोमेटिन लूप का निर्माण करते हैं। ये लूप आपस में दर्पण छवि बनाते हैं। जैसे इसकी उभार जितनी है, उतना ही उभार दूसरे लूप की भी उसके सामने वाले होगी। जितना बड़ा ये लूप होगा, ठीक उसके सामने वाला लूप भी उतना ही बड़ा होगा। इस तरह से यह दर्पण छवि बनाते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं
सबसे पहले लैम्ब्रस क्रोमोसोम का परिचय, उसके बाद संरचना और उसके कार्य के बारे में देख के इस वीडियो का समापन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे गुणसूत्र के बारे में। दूसरे विशाल गुणसूत्र जिसे हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम या लैम्ब्रस गुणसूत्र कहते हैं क्या है। लैम्ब्रस गुणसूत्र का अवलोकन सबसे पहले फ्लेमिंग ने सैलामेंडर के अंडों में 1882 ईस्वी में किया था। हमने अभी ऊपर बात किया कि सैलामेंडर क्या है। सैलामेंडर लोअर वर्टिब्रेट है जो कि एक उभयचर जीवों का ग्रुप होता है। ठीक है। बाद में रुकर्ट ने शार्क के अंडों की कोशिकाओं में लैम्ब्रस गुणसूत्र को, लैम्ब्रस क्रोमोसोम को देखा और इसकी संरचना के आधार पर इसे लैम्ब्रस क्रोमोसोम नाम दिया। चूंकि इसकी संरचना लालटेन साफ करने वाले, लैंप साफ करने वाले ब्रश के आकार की होती है, इस वजह से इसका नाम लैम्ब्रस क्रोमोसोम पड़ा। लैम्ब्रस गुणसूत्र अकशेरुकियों में, जिसे हम इनवर्टिब्रेट, व निचले कशेरुकियों में, जिसे हम लोअर वर्टिब्रेट कहते हैं, में पाए जाते हैं। यह उन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं जहां अधिक संख्या में आरएनए का निर्माण होता है, जिससे केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है और केंद्रक फूला हुआ दिखाई देता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम की संरचना का स्पष्ट अध्ययन प्रोफेज अवस्था में होती है। प्रोफेज मियोसिस के अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज के डिप्लोटीन चरण में लैम्ब्रस क्रोमोसोम की संरचना का स्पष्ट अध्ययन किया जा सकता है। डिप्लोटीन अवस्था के चरण में गुणसूत्र तनकर बड़ा हो जाता है और डीएनए का कुंडली बनाता है। डिप्लोटीन अवस्था के दौरान यह गुणसूत्र तनकर बड़ा हो जाता है और कुंडली बनाता है। यह कुंडली डीएनए का होता है, जिसके कारण यह लैम्ब्रस के आकार का दिखाई देता है। जैसे हमने ऊपर देखा अभी, ये देखिए, ये डिप्लोटीन चरण में यहाँ पे इसकी संरचना उभरी हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से यह लैम्ब्रस के आकार का दिखाई दे रहा है। इस वजह से इसे हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। यह हमने एक भाग लिया है क्रोमेटिड का, एक जोड़े क्रोमेटिड्स का, जिसमें समजात दो गुणसूत्र होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं समजात, और ये लूप बनाते हैं। ये क्रोमेटिन लूप होते हैं जो कि आरएनए संश्लेषण का मुख्य स्थान होते हैं, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि डिप्लोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र तनकर डीएनए का कुंडली बनाता है, जिसे हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम के आकार का यह दिखाई देता है, जिससे हम इसे लैम्ब्रस गुणसूत्र कहते हैं। बड़े आकार के होने के कारण इसे सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। प्रत्येक लैम्ब्रस क्रोमोसोम दो समजात क्रोमेटिड जोड़ों से बनते हैं। हमने अभी ऊपर बात किया कि दो समजात क्रोमेटिड के जोड़े होते हैं। जैसे दो समजात क्रोमेटिड के, एक क्रोमेटिड हुआ, दो क्रोमेटिड हुआ, इसके जोड़े होते हैं, मतलब 4 होते हैं। जो मुख्य अक्ष में कणिकाओं की एक पंक्ति होती है, जिसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। यह संरचना हमने अब देखा था, कुछ इस तरह से पंक्ति दिखाई दे रही थी हमें, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देती है। ये हमने बनाया है, कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देती है। यहाँ पे क्रोमोमियर्स होता है और यही क्रोमोमियर से इस तरह से लूप बनते हैं, इस तरह से लूप बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक लैम्ब्रस गुणसूत्र दो समजात क्रोमेटिड्स जोड़े से बने होते हैं। मुख्य अक्ष में कणिकाओं की एक पंक्ति होती है, जिसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स अक्षीय फाइबर के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। गुणसूत्र में पार्श्व कुंडलन क्रोमोमियर्स के द्वारा ही होता है, अभी हमने बात किया। वह बिंदु जहां पर समजात गुणसूत्र आपस में मिलते हैं चियास्माटा या चियास्मा कहलाता है। वह स्थान, वह बिंदु चियास्मा या चियास्माटा कहलाता है, जहां पे समजात गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। युग्मित क्रोमोसोम के कुंडल आपस में दर्पण छवि बनाते हैं। हमने ऊपर बात किया कि इस तरह से लूप बनाएंगे वो, कि जो ये लूप बना रहे हैं
वो आपस में दर्पण छवि होगा उसका। यदि ये छोटा है तो ये भी छोटा रहेगा, सामने वाला भी। यदि ये बड़ा लूप बना रहा है तो उसके सामने वाला भी बड़ा लूप होता है। इस तरह से ये दर्पण छवि के आकार की लूप या कुंडल बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन या तो कुंडल के पूरे भाग पर या कुछ भाग पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जिसे हम हिंदी में प्रतिलेखन कहते हैं। तो सबसे मुख्य कार्य लैंप ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र का क्या है? आरएनए का निर्माण करना, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के दौरान या मियोसिस के शुरुआत में जब डीएनए का प्रतिकृतियन, डीएनए का रिप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो समजात जोड़े जो एक दूसरे से होते हैं वो आपस में बगल में स्थित हो जाते हैं और 4 क्रोमेटिड से बनी विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। हम अब लैंप ब्रश गुणसूत्र का, लैंप ब्रश क्रोमोसोम का कार्य देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आगे वाले वीडियो में डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसके बारे जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए व आरएनए दोनों शामिल है। देखते हैं पहला कार्य। एलबीसी लैंप ब्रश गुणसूत्र आरएनए के उच्च दर प्रतिलेखन के कारण भी जाने जाते हैं। आरएनए का बहुत ही तेजी से लैंप गुणसूत्र निर्माण करता है, इसका प्रतिलेखन होता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र अंडे की जर्दी, जिसे हम योग कहते हैं, तो लैंप ब्रश गुणसूत्र अंडे की जर्दी के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इस वजह से इन्हें सबसे पहले हम अंडों में भी देखे थे। फ्लेमिंग ने सबसे पहले सैलामेंडर के अंडों में देखा, जबकि रुकर्ट ने शार्क के अंडों की कोशिकाओं में इसे देखा था। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? अंडे की जर्दी के निर्माण में ये सहायक होते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र यूकैरियोटिक में जीन प्रवर्धन के भी साक्ष्य प्रदान करते हैं, जो कि अंडक के विकास के चरणों के लिए आवश्यक हैं। अंडक मतलब oocyte, oocyte के डेवलपमेंट के स्टेजेस के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये संकरण के विश्लेषण के लिए भी बहुत अच्छी या बहुत विशेष सामग्री के रूप का, विशेष विश्लेषण के लिए बहुत अच्छी सामग्री का कार्य करते हैं। जैसे यदि हम बात करें संकरण का, तो संकरण क्या होता है? जैसे अगर आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो उनमें जब अलग अलग ऑर्बिटल आपस में आकर के मिलते हैं तो एक नए प्रकार का ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम पी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल, इस तरह के संकरण को एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब डीएनए, एक सिंगल डीएनए या आरएनए आपस में मिल करके डीएनए या आरएनए के डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो इस तरह के प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। जैसे हम बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे संरचना बना दे रहे हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम संरचना बना दे रहे हैं, जैसे ये हम डीएनए बना ले रहे हैं। ये भी कुंडलित नहीं है, ठीक है। और ये संरचना आपके सामने हम बना ले रहे हैं। ये डीएनए है। अब इस डीएनए का एक स्ट्रैंड टूट कर आएगा, एक स्ट्रैंड कुछ इस तरह से टूट के आएगा, या आरएनए भी हो सकता है ये, और यहाँ पे दूसरे डीएनए से आके जुड़ जाएगा, दूसरे डीएनए से आके जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये एक अलग प्रकार का डीएनए बनाएगा। कुछ इस तरह से ये अलग डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो पहले ये सिंगल स्ट्रैंड था,
और सिंगल स्ट्रैंड आकर के डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ा, हाइब्रिडाइज किया, संकरण किया और एक तीसरे प्रकार का डीएनए का निर्माण किया। इस तरह से आरएनए भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में यही होता है कि आरएनए का एक स्ट्रैंड आता है और पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए से आरएनए का प्रतिलेखन होता है। तो इस तरह से ये अलग प्रकार के डबल स्ट्रैंड अणु का निर्माण करता है। यह आरएनए भी हो सकता है, यह डीएनए भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो लैम्प ब्रश गुणसूत्र क्या है? लैम्प ब्रश गुणसूत्र संकरण के विश्लेषण के लिए बहुत विशेष और अच्छी सामग्री के कार्य करता है, सामग्री का कार्य करता है उसके विश्लेषण के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण सामग्री का कार्य करता है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।